ओके, तो ये इंटरनल कैप्सूल नाम का टॉपिक है आपका। तो आपको वो टॉपिक का जो भी हमने टॉपिक लिखा है उस पर से आपको क्या लगता, ये ब्रेन के अंदर क्या चीज होगी? इंटरनल कॅप्सूल म्हणजे नेमकं काय वाटते तुम्हाला? कशाशी रिलेटेड असणार हा टॉपिक? नाही माहित. तर इंटरनल कॅप्सूल मध्ये हा शब्द लपलेला आहे, कॅप्सूल. कॅप्सूल म्हणजे ज्याला प्रोटेक्शनची गरज असते आणि त्याला प्रोटेक्शनची गरज असते जो सेन्सिटिव्ह असतो. म्हणून सायंटिस्टने इंटरनल कैप्सूल हा शब्द टाकला. एग्जाम के हिसाब से ये टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट आपके चालू है, वैसा सोचे जाए तो ब्रेन के अभी तक के 6, 7, 8 वीडियो तक के हमने अपलोड किए, लेकिन अभी तक के आपका रियल जो ब्रेन है वो अभी तक के शुरू ही नहीं हुआ. सब ब्रेन के रिलेटेड ही टॉपिक शुरू है. पहले व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन पढ़ाया, जिसमें आपके न्यूरॉन का एक्सॉन्स पढ़ाया, उसकी एनाटॉमी पढ़ाई. बाद में वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ ब्रेन पढ़ाया, उसमें सीएसएफ का फ्लो कैसा होता वो बताया. उसके बाद में ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन मतलब सर्कल ऑफ विलिक्स पढ़ाया. अभी हम इंटरनल कैप्सूल आपको पढ़ा रहे हैं. इंटरनल कैप्सूल पढ़ा रहे तो ये टॉपिक है क्या? जिस दिन मैं ब्रेन का कोई ऑर्गन पढ़ाऊंगा, जैसा मैं आप हेडिंग दूंगा मेडुला ऑब्लोंगेटा या पॉन्स वारोली या मिड ब्रेन, तो फिर आपको पता चलेगा कि ब्रेन शुरू हुआ. वैसा सोचा जाए तो मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स एनाटॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है. लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, वो जो टॉपिक अभी शुरू है, ये उससे भी इंपॉर्टेंट है. तो इंटरनल कैप्सूल नाम का जो टॉपिक है, ये एक्चुअली एक ऐसा पार्ट है कि जो ब्रेन में एकदम सेंसिटिव पार्ट करके पहचाना जाता, जिसको थोड़ा भी डैमेज अगर होता है, अ स्मॉल डैमेज टू इंटरनल कैप्सूल कैन कॉज द ग्रेट डैमेज टू द बॉडी. इंटरनल कॅप्सूलला टच जरी झाला तरी बॉडीतले खूप सारे पार्ट पॅरालाइज होऊ शकतात, म्हणून त्याला आपण कॅप्सूल वर्ड दिलेला आहे. तर एक्चुअली इंटरनल कैप्सूल है क्या? एक बात पहले समझ लेना कि ये जो आपका सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम, उसके नीचे डायनसिफेलॉन, फिर मिड ब्रेन, फिर पॉन्स, फिर मिडुलार, फिर स्पाइनल कॉर्ड. सेरेब्रम, डायनसिफेलॉन, मिड ब्रेन, पॉन्स, मिडुला, बाद में सेरेबेलम और नीचे स्पाइनल कॉर्ड. तो एक चीज पहले समझ लो आप, ब्रेन ऊपर जितना बड़ा है उतना नीचे बड़ा नहीं है. नीचे ब्रेन छोटा छोटा होते जा रहा और स्पाइनल कॉर्ड तो एक ट्यूब के जैसा हो गया. लेकिन हर कोई चीज पे डिसीजन लेने का काम सेरेब्रम करता है. सेरेब्रम के जो न्यूरॉन्स है, जिसमें साइटॉन बैठे हैं, वो तुम्हारे बॉडी के हर रिस्पॉन्स, हर कोई इंपल्स को रिस्पॉन्स देते हैं. मतलब बॉडी को कुछ भी बताना है तो सेरेब्रम तक के इंपल्स पहुंचने को होना. तो आपको अभी तक के हमने 10 बार बताया होगा कि ब्रेन में आउटर ग्रे मैटर होता है. ग्रे मैटर इज द कलेक्शन ऑफ साइटॉन एंड इनर व्हाइट मैटर होता है. व्हाइट मैटर इज द कलेक्शन ऑफ एक्सॉन. तो ये आपके ब्रेन के सेरेब्रम के बाहर के साइड में न्यूरॉन के साइटॉन बैठे हैं. यही वो साइटॉन है जो तुम्हारे बॉडी के हर इंपल्स पे डिसीजन लेते हैं और बॉडी को फिर एक्शंस करने के लिए बोलते हैं. तो ये जो आपका ब्रेन का बाहर का ग्रे मैटर होता है, जो कलेक्शन ऑफ साइटॉन से बनता है, उसके सब तरफ से एक्सॉन्स जब निकलेंगे, ये जो एक्सॉन्स निकल रहे हैं, अब यहां से निकला हुआ एक्सॉन तो सीधा तो नहीं जा सकता क्योंकि यहां पे ब्रेन ही नहीं है. वो तो ब्रेन के टिश्यू पर से दौड़ेगा, सिंपल बात है. और ब्रेन छोड़ नीचे नैरो 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 होते गया है.
इसलिए तुम्हारे साइटॉन से पूरे के पूरे जितने भी एक्सॉन्स निकलते हैं वो एक्सॉन्स एक जगह पे बाइंड होके उसका नायलॉन के डोरी के जैसा एक बैंड बनता है, और ये नायलॉन के डोरी के जैसा जो बैंड बन गया वो आपके सेरेब्रम के इंफेरोमीडियल पार्ट में एक नैरो गैप में से पास हो जाते हैं। और ये नैरो गैप में से पास होते हैं, ये जो मैं फाइबर आपको बता रहा, ये जो बैंड मैं आपको बता रहा, समझ में आ रहा? ये जो बैंड मैं आपको बता रहा जो सेरेब्रम के इंफेरोमीडियल सरफेस पे बैठा होता है, इसी का ही नाम इंटरनल कैप्सूल होता है। ये इंटरनल कैप्सूल में ऊपर से नीचे जाने वाले एक्सॉन्स और नीचे से ऊपर जाने वाले एक्सॉन्स, दोनों के दोनों एक्सॉन्स का बैंड है। मतलब ऊपर से नीचे जाने वाले मतलब डिसेंडिंग ट्रैक्ट वाले, मतलब ब्रेन का संदेशा बॉडी की तरफ लेके जाने वाले मतलब मोटर ट्रैक्ट वाले, और बॉडी का संदेशा ऊपर लेके जाने वाले मतलब सेंसरी ट्रैक्ट वाले। और वो पूरे के पूरे एक्सॉन्स जो ब्रेन के सेंसेशन पेरिफेरल पार्ट और पेरिफेरल पार्ट के सेंसेशन ब्रेन की तरफ लेके जाते, वो सेरेब्रम के इंफेरोमीडियल पार्ट में एक छोटी सी कंजेस्टेड जगह से पास होते। वहां पे सब एक्सॉन्स का एक बैंड बनता, वो बैंड वी के जैसा दिखता। ये वी के जैसा दिखने वाला जो बैंड होता है उसी को ही इंटरनल कैप्सूल बोलते हैं। दैट इज व्हाट इज इंटरनल कैप्सूल? Internal capsule is the band of collecting fibers which are arises from cerebrum and reaches to the cerebrum. जो ब्रेन से निकले हुए बॉडी की तरफ जा रहे हैं और जो बॉडी से निकले हुए ब्रेन को पहुंचने के लिए जा रहे हैं, दैट इज वो जो बैंड होता है उसको इंटरनल कैप्सूल बोलते हैं। इंटरनल कैप्सूल इज द बैंड ऑफ कलेक्टिंग फाइबर्स which are arises from cerebrum and reaches to the cerebrum। ये उसकी पहले डेफिनेशन है। What is the definition of internal capsule? कोई भी जल्दी नहीं करो, शांति से पहले समझ लो। Internal capsule is the band of internal capsule is the band of collecting fibers which are arises from cerebrum and reaches to cerebrum। ये पहली डेफिनेशन। दूसरा टॉपिक होता है इंटरनल कैप्सूल को पढ़ते समय साइंटिस्ट ने एक नैरो गेट के जगह नैरो गेट को कंपेयर किया है। नैरो गेट नहीं समझा? ऐसा सोचो कि जैसा एक स्कूल का कैंपस है, वो स्कूल के कैंपस में स्कूल के पूरे बच्चे खेल रहे हैं। अब सब बच्चे स्कूल के ग्राउंड में खेल सक रहे हैं, तो वो बच्चों के पैरों के नीचे पूरे ग्राउंड का कितना सरफेस एरिया बच्चों ने कवर किया होगा? 20%, 30%, 70% तो ग्राउंड ओपन ही होगा, क्योंकि बच्चे अगर खेल सक रहे वहां पे, इसका मतलब क्या है कि बहुत कम एरिया बच्चों ने ऑक्युपाई किया है, बाकी का पूरा ग्राउंड का सरफेस एरिया खुला है। समझो 20% बच्चों ने वो ग्राउंड का एरिया कवर कर लिया। अब अगर तुम एक बड़ा पत्थर लेके ऊपर फेंकोगे और आंखें बंद करके खड़े रहोगे, तो वो पत्थर कोई भी बच्चे के सर पे गिरने के चांसेस कितने परसेंट है? 20%, क्योंकि 20% ही बच्चों ने एरिया ऑक्युपाई किया है। 80% तो पत्थर नीचे ही गिरने वाला है। लेकिन ऐसा सोचो कि पूरे बच्चे स्कूल छूटते समय एक गेट में से पास हो रहे हैं। स्कूल छुट्टी और स्कूल का गेट खोलने के बाद पूरे बच्चे बाहर जा रहे हैं ग्राउंड से, तो वो जो गेट है, वो गेट में से पूरे बच्चे पास हो रहे हैं। वहां पे अगर तुमने पत्थर ऊपर फेंका तो 100% कोई ना कोई बच्चे के सर पे वो गिरेगा, क्योंकि वो नैरो गेट है। वहां पे सब के सब बच्चे एक जगह पे बाइंड हुए हुए हैं। वैसा ही तुम्हारे सेरेब्रम नाम का जो पार्ट है,
वहां से जो एक्सॉन्स निकला, ऐसा सोचो कि समझो ब्रेन को यहां पे मार लग गया, तो दो न्यूरॉन के बीच में भी लग सकता है या एक कोई न्यूरॉन डैमेज हो सकता है। लेकिन अगर यहां पे डैमेज हुआ, इंटरनल कैप्सूल को धक्का लग गया, तो समझ जाना आपने 4, 5, 10, 12 फाइबर तो भी तोड़ ही लिए, क्योंकि वहां पे सब सेरेब्रम से जैसा छाता रहता, अम्ब्रेला रहता, अम्ब्रेला में सब तरफ से ऐसे कोरोना रेडिएटा के जैसे फाइबर आते और फिर एक डंडा बन जाता। वैसा ही तुम्हारे सेरेब्रम के चारों भी तरफ से एक्सॉन्स आ रहे और एक छोटे से गैप में से पास हो रहे। वो जो छोटी सी गैप है जिसमें पूरे के पूरे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने वाले फाइबर का बैंड बना है, वही आपकी इंटरनल कैप्सूल है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव पार्ट है। Therefore, internal capsule is the band of collecting fibers which are arises from cerebrum and reaches to the cerebrum. It is compared with narrow gate. It is compared with narrow gate because a small damage to internal capsule can cause great damage to body, large damage to body। ये पहले उसकी डेफिनेशन लिखना। अब 2 नंबर की चीज है पोजीशन। इंटरनल कैप्सूल कहां होती है? पहले इंटरनल कैप्सूल क्या है समझा क्या? हम बहुत स्लो पढ़ा रहे, अच्छी तरीके से एक एक टॉपिक पहले समझ लो, उसके बाद में फिर उसको कैसा याद रखने का ये आपको बराबर समझ में आ जाएगा। तो इंटरनल कैप्सूल की अभी आपका टॉपिक है पोजीशन, कहां पे रहती है। तो देखो, ये आपका जो सेरेब्रम होता है, ये 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, इसमें ये सुपेरोलैटरल सरफेस होता है, ये सुपेरोलैटरल सरफेस, ये भी सुपेरोलैटरल सरफेस, फिर 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर के ये मीडियल सरफेस, ये मीडियल सरफेस, ये मीडियल सरफेस, जिसको कॉर्पस कॉलोजम ने पकड़ के रखा है, और फिर ये नीचे का इंफेरियर सरफेस। समझा? तो फिर सेरेब्रम को अगर हम एक सामने से निकाल के बताएंगे तो आपको सेरेब्रम का ये मीडियल सरफेस है, ये मीडियल सरफेस, दोनों के बीच में आपका कॉर्पस कॉलोजम का बैंड दिखेगा। कोई डाउट है? नहीं। दैट इज 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर जॉइंड विद ईच अदर बाय कॉर्पस कॉलोजम। यहां से आपको सुपेरोलैटरल सरफेस दिखेगा, यहां से आपको सुपेरोलैटरल सरफेस दिखेगा, और ये सेरेब्रम का इंफेरियर सरफेस, ये सेरेब्रम का इंफेरियर सरफेस, ये दोनों भी इंफेरियर सरफेस। और यहां पे तो कॉर्पस कॉलोजम के नीचे आपको पता है कि यहां पे आपका ये लैटरल वेंट्रिकल है, हम बताएंगे आपको लैटरल वेंट्रिकल के बारे में। तो सेरेब्रम का इंफेरियर सरफेस जो होता है, उसका एक इंफेरोलैटरल पार्ट करो और एक इंफेरोमीडियल पार्ट करो, इसको बीच में 2 पार्ट में डिवाइड करो, इंफेरोलैटरल पार्ट और ये 2 इंफेरोमीडियल पार्ट। ये जो इंफेरोमीडियल पार्ट होता है, यहां पे एक कॉर्पस स्ट्राइटम नाम का न्यूक्लियस होता है, कॉर्पस स्ट्राइटम। सेरेब्रम के 3 न्यूक्लियस होते हैं जिसको बेसल न्यूक्लाई बोलते हैं। ये जो बेसल न्यूक्लाई होते हैं, कॉर्पस स्ट्राइटम, एमिग्डिलॉइड बॉडी एंड क्लैस्ट्रम, ऐसे 3 न्यूक्लियस होते हैं। उसमें के 2 भूल जाओ अभी के तुम, एक ही न्यूक्लियस ध्यान में रखो, कॉर्पस स्ट्राइटम। क्या? कॉर्पस स्ट्राइटम। बेसल न्यूक्लाई जो होता है, बेसल न्यूक्लाई, ये बेसल न्यूक्लाई मतलब सेरेब्रम के बेस में इंफेरोमीडियली। एक्चुअली क्या होता है बेसल न्यूक्लाई, हम आपको बोलते हैं। देखो समझो, ऐसा सोचो कि ये सेरेब्रम है, सेरेब्रम में ये साइटॉन का कलेक्शन है, तो कलेक्शन ऑफ साइटॉन इज कॉल्ड एज ग्रे मैटर।
और उसके अंदर आपको एक्सॉन्स भी निकलेंगे। ये एक्सॉन्स मतलब व्हाइट मैटर। अब कहीं कहीं पे सेरेब्रम में ऐसा पाया जाता कि व्हाइट मैटर में भी कहीं कहीं पे साइटॉन का कलेक्शन होता है। व्हाइट मैटर में साइटॉन के कलेक्शन जब दिखते हैं तो ये कलेक्शन ऑफ साइटॉन इन द व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड एज बेसल न्यूक्लाई। बेसल न्यूक्लाई, बेसल गैंग्लियन ने बेसल न्यूक्लाई, हम तुमको आगे बताएंगे न्यूक्लाई क्या होते हैं, गैंग्लियन क्या होते हैं और बेसल न्यूक्लाई क्या होते हैं। न्यूक्लाई जो होता है कलेक्शन ऑफ साइटॉन इज इक्वल टू न्यूक्लियस, लेकिन जब साइटॉन का कलेक्शन व्हाइट मैटर में दिखता है उसको बेसल न्यूक्लाई बोलते हैं। और ये बेसल न्यूक्लाई 3 किस्म के होते हैं। उसमें का आपको कॉर्पस ट्राइटम नाम का एक न्यूक्लियस ध्यान में रखना है, और एक दूसरा भी रहता, उसका नाम है एमिगडिलॉइड बॉडी, एमिगडिलॉइड बॉडी, और 3 नंबर का क्लैस्ट्रम। ऐसे सेरेब्रम के 3 बेसल न्यूक्लाई होते हैं, उसमें से आपको सिर्फ ये 2 ध्यान में रखना है। और ये जो कॉर्पस ट्राइटम नाम का न्यूक्लियस होता है, ये तीनों भी न्यूक्लियस में बड़ा होता है। चौरसिया से पढ़ोगे तो बेसल न्यूक्लाई को सब कॉर्टिकल न्यूक्लियर वर्ड दिया है, और वो भी परफेक्ट वर्ड है। मतलब ये आपका साइटॉन है, कलेक्शन ऑफ साइटॉन ऊपर का, मतलब ये ग्रे मैटर है, मतलब आउटर कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के नीचे व्हाइट मैटर है, कॉर्टेक्स के नीचे मतलब सब कॉर्टिकल न्यूक्लाई, मतलब द न्यूक्लाई विच इज प्रेजेंट इन द व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन आर कॉल्ड एज बेसल न्यूक्लाई। अगर समझा है तो ठीक, नहीं समझा है तो अभी के लिए रन दो। जब हम आपको मिडुला ऑब्लोंगेटा पढ़ाएंगे तब आपको हम 100% समझा के बताएंगे कि नर्व क्या होती है, न्यूक्लियस क्या होता है, गैंग्लियन क्या होता है और बेसल न्यूक्लाई क्या होता है। अभी के लिए इतना ध्यान में रखो कि एक न्यूक्लाई, एक कॉर्पस ट्राइटम नाम का न्यूक्लियस होता है, वो सेरेब्रम के इंफेरोमीडियल पार्ट में रहता है। वो इंफेरोमीडियल पार्ट में जो न्यूक्लियस है वहां उस पर से ही आपकी इंटरनल कैप्सूल पास होती है। तो देखो ये सेरेब्रम है, ये सेरेब्रम में आउटर ग्रे मैटर बताया हमने, दोनों भी डायग्राम एक ही है, सिर्फ व्यू चेंज है। ये आउटर ग्रे मैटर है, मतलब ये कॉर्टेक्स है। यहां से आपके एक्सॉन्स निकलेंगे, ये पूरे एक्सॉन्स एक जगह पे आएंगे, और ये एक जगह पे आए कि उसका एक बैंड बनेगा। इधर से भी पूरे एक्सॉन एक जगह पे आएंगे और उसका एक बैंड बनेगा, और ये जो बैंड है ये बैंड कॉर्पस ट्राइटम के ऊपर से एक वी के आकार में पास होंगे, और ये वी के आकार में पास होके ये जो पास होने वाला स्ट्रक्चर है कलेक्टिंग बैंड्स है, इट इज द बैंड ऑफ कलेक्टिंग फाइबर्स, यही आपकी इंटरनल कैप्सूल है। मतलब देखो जो न्यूक्लियर रहते ना ब्रेन के अंदर, जो न्यूक्लियस रहते वो एकदम सॉफ्ट रहते हैं। ऐसा सोचो, आप जब चपाती बनाते हो तो चपाती बनाने के पहले जो चपाती का उंडा लेते हो, जो बलून लेते हो, आप उसको प्रेस करके चपाती बनाते हो, तो जो चपाती का जो बलून लेते हो एकदम सॉफ्ट रहता, वैसा ही आपका कॉर्पस ट्राइटम रहता। और ऐसा सोचो कि एक चपाती का जो बलून है वो एक प्लेट पे लिया और उसके ऊपर नायलॉन की रस्सी दबाई। जब आप उसको नायलॉन की रस्सी से दबाएंगे तो उसके 2 टुकड़े होंगे क्या? नहीं, लेकिन वो नायलॉन के रस्सी की वजह से दब जाएगा। जहां पे नायलॉन की रस्सी से दबाया वहां पे वो दबेगा और आजू बाजू का पार्ट थोड़ा सा फूल जाएगा। नायलॉन के रस्सी का इंप्रेशन उस पे आ जाएगा। यस और नो? इसी से आपको एक बात समझ में आने को होना कि भाई कॉर्पस ट्राइटम नाम का जो न्यूक्लियस है, चपाती के लिए जैसा अपन बलून लेते छोटा फिर दबा के चपाती बनाते वैसा सॉफ्ट ये रहता। कहां रहता? सेरेब्रम के इंफेरोमीडियली। और ऊपर से जो इंटरनल कैप्सूल आ रही है वी के आकार में पास हो रही, ये वी के आकार में पास होके तुम्हारा
कार्पस स्ट्रैटम दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये आपकी इंटरनल कैप्सूल है, ये आपके बेसल न्यूक्लियाई कार्पस स्ट्रैटम पर से पास हुई, इस वजह से ये एक न्यूक्लियस ये हुआ, ये और एक न्यूक्लियस ये हुआ। तो ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस बायकॉन्वेक्स दिख रहा, आंखी में जो लेंस रहता बायकॉन्वेक्स उसके जैसा दिख रहा, इसलिए इसको बोलते हैं लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, बिकॉज इट अपीयर लाइक अ लेंस। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। और दूसरा जो न्यूक्लियस दिख रहा आपको, ये सी के जैसा दिख रहा, समझ में आया? इधर का सी दिखेगा, इधर का कॉमा दिखेगा, तो दोनों को भी लैटिन वर्ड में कॉडेड बोलते हैं, इसलिए इसका नाम हो जाता है कॉडेड न्यूक्लियस। दैट इज कार्पस स्ट्रैटम सेरेब्रम के इंफेरोमीडियली होता है, उस पर से वी शेपेड इंटरनल कैप्सूल पास होकर उसको दो पार्ट में डिवाइड करती है। तो पहला न्यूक्लियस का नाम होता है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस बिकॉज इट इज अ बायकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर, इट अपीयर लाइक अ लेंस। एंड दूसरा न्यूक्लियस होता है सी शेपेड और कॉमा शेपेड, इट इज कॉल्ड एज कॉडेड न्यूक्लियस। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के फिर दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है पुटामेन और दूसरा पार्ट होता है ग्लोबेसस पैलियोडस। ये दो वर्ड हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखे, आपको ध्यान रहता है तो रखो। दैट इज लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस अगेन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, एक पुटामेन एंड एक ग्लोबेसस पैलियोडस। आज का लेक्चर थोड़ा हार्ड है, कंसेप्ट भी है, वर्ड भी हार्ड है, इसलिए हम स्लो पढ़ा रहे हैं, समझा? दैट इज इंफेरोमीडियल टू ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर तुम्हारी इंटरनल कैप्सूल होती है। इंटरनल कैप्सूल वी के जैसी रहती है, इधर से पूरे दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर ऐसा इमेजिन करो, ऐसा बड़े दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर इमेजिन करो, इधर से पूरे एक्सॉन्स आए और इंफेरोमीडियल पार्ट पे कार्पस स्ट्रैटम से पास होके वी के आकार में पास हो रहे हैं। तो जो वी है वो वी का ओपनिंग आपको दोनों भी सेरेब्रल हेमिस्फीयर में लैटरली दिखेगा। दैट इज इंटरनल कैप्सूल की पोजीशन अभी लिखना है। इंटरनल कैप्सूल इज प्रेजेंट इंफेरोमीडियल टू ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ओके, दैट इज पोजीशन। इंटरनल कैप्सूल is present inferomedial to each cerebral hemisphere। ये हो गई आपकी पोजीशन। तीसरा टॉपिक होता है शेप ऑफ इंटरनल कैप्सूल। इट इज वी शेपेड, it is V-shaped. The opening of V is directed laterally. Opening of V is directed laterally. यहां तक के अभी पहले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया। अब ये पहला लेक्चर पहले अच्छा एक दो बार देख लेना, उसके बाद ही फिर सेकंड लेक्चर देखना। ओके? कोई डाउट है? कोई डाउट है? पहले लेक्चर में डेफिनेशन, पोजीशन और शेप हुआ, उसमें कार्पस स्ट्रैटम क्या रहता, बेसल न्यूक्लियाई क्या रहता, वो भी हमने आपको बताया। कार्पस स्ट्रैटम, एमिग्डालॉइड बॉडी एंड क्लेस्ट्रम, ऐसे तीन किस्म के न्यूक्लियस होते हैं, उसमें का कार्पस स्ट्रैटम ध्यान में रखना है। उस पर से इंटरनल कैप्सूल वी के आकार में पास होकर दो पार्ट में डिवाइड होती है। ओके, कोई डाउट है?